नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2, पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बच्चों, इसका 3 भाग हमने पढ़ लिया था और अब हम इसमें पढ़ेंगे चौथा भाग। और चौथे भाग के अंतर्गत पैराग्राफ 3, जो कि पृष्ठ संख्या 137 से 138 तक पर आधारित है। इसमें जो पैराग्राफ लिया गया है वो एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी से लेकर के आक्रमण शुरू हुआ तक पर यह आधारित है। बच्चों, पैराग्राफ आधारित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इस प्रकार हैं। लेखक द्वारा एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी निर्ममता से उखाड़ फेंका जा सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण है सिंगरौली। उसके बारे में बताना। तो इसमें लेखक ने, बच्चों इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि विकास के नाम पर वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको नष्ट किया जा रहा था और वहाँ पे औद्योगिकरण के नाम पर तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे थे और वहाँ पर ऊंची बिल्डिंगें आदि जो है वो तैयार की जा रही थी। और इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई थी वहाँ पर। तो ये उसका उल्लेख है वहाँ तक का कि सिंगरौली में जो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर होने वाली थी, जिससे कि जो लेखक थे वो बहुत ही, लेखक तो वहाँ पर गए थे लोकायतन संस्था के द्वारा वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वहाँ जो सौंदर्य उन्होंने देखा उससे उनका मन विचलित हो गया और वो यही सोचने लगे कि जो वातावरण, जो पर्यावरण इस समय यहाँ है वह यहाँ पर औद्योगिकरण के बाद कैसा रह जाएगा, उसकी पीड़ा उनके मन में है, जिसका कि वर्णन पाठ में वह कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों उन्होंने कहा कि एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उखाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ, क्षोभ माने दुख, नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। तो बच्चों, लेखक ने इसमें ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि कोई बंजर भूमि है, कोई वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है और उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर कोई औद्योगिक इकाई लगा दी जाए जिससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि वह एक जिस गांव का उन्होंने उल्लेख किया है वो अमहर गांव है। वहाँ पर जो स्थिति उन्होंने दिखाई है कि वो इतना भरा पूरा गांव है कि वहाँ पर उस गांव पर आधारित अन्य लोगों का भी भरण पोषण होता है। सिंगरौली की भूमि की उर्वरता और जंगल की समृद्धता के बारे में उन्होंने बताया है कि शताब्दियों से, मतलब 100 वर्ष से अधिक से जो है यहाँ पर जो किसान हैं, जो वनवासी हैं, वो अपने साथ साथ अन्य के पेट पालन जो है वो करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे एक चित्र मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देखिए कि बगल में जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हैं और जो पेड़ हैं, जो हमारा पर्यावरण है, उसको किस तरह से क्षति पहुंचाने के लिए पेड़ों की कटाई यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक दृश्य है जो कि आज पर्यावरण की दृष्टि से सभी के लिए बहुत घातक है। सिंगरौली की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी लेखक ने इसमें बताया है। उन्होंने कहा कि सिंगरौली की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें यह वर्णन किया है उन्होंने कि सन 1926 से पूर्व यहाँ पर खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया और 20 वर्ष पहले यह समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। तो यह वहाँ की विशेषता थी कि इस क्षेत्र में जो है कत्था, महुआ और बांस तथा शीशम, शीशम की लकड़ी के बारे में सभी आप जानते हैं कि सबसे महंगी लकड़ी जो है वो शीशम की लकड़ी होती है। शीशम के पेड़ वहाँ पर पाए जाते थे।
एक दंत कथा के अनुसार जो सिंगरौली है, सिंगरौली का नाम कैसे सिंगरौली पड़ा उसके बारे में भी लेखक ने बताया कि एक दंत कथा है, कि लोग, दंत कथा से तात्पर्य यह है कि लोगों के मुंह से सुनी जाने वाली कथा, इसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन यह चर्चा में रहता है। तो उन्होंने कहा कि सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो कि पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। तो ये आपके 1 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये चित्र भी मैंने बीच में इसलिए लगाया है कि आप देखिए कि एक सिंगरौली का जो दृश्य आपने शुरू में देखा कि जो बिल्कुल कवर पेज पे ही मैंने लगाया हुआ है कि वहाँ पे कितनी प्राकृतिक आभा है, कितनी हरियाली है, कितना सौंदर्य है। उसके बाद गांव में आपने देखा कि खेतों में धान की रोपाई करती हुई महिलाएं, किस तरह का वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा है। और एक दृश्य ये है कि उन सभी की जगह जब लेखक ने यह सोचा, जब अंदर गए तो वो जो सुंदरता देखे उसकी जगह उन्होंने जब ये सोचा कि यहाँ पे अगर औद्योगिकरण के नाम पर ये सारा गांव जो है उजाड़ दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है वो नष्ट हो जाएगी और उसका रूप क्या ले लेगा, औद्योगिकरण। तो आप देख रहे हैं यहाँ चिमनी से निकलते हुए धुएं और ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं, चकाचौंध तो बहुत है लेकिन इससे हम प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इसका अंदाजा मनुष्य अभी नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे उसकी अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति है। यातायात के सीमित साधनों के कारण बच्चों, यहाँ पे चूंकि पहाड़ी एरिया है तो उसके बारे में बताया है लेखक ने कि जो यातायात के साधन है वो बहुत सीमित हैं। मतलब ये नहीं है कि बहुत आवागमन के साधन है, बहुत आराम से हम वहाँ पे जा आ सकते हैं। तो उसके बारे में भी लेखक ने बताया है कि यातायात के सीमित साधनों के कारण सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था। काला पानी यानी कि फिर जहाँ पर कोई अगर चला जाए तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। उसको पहले के समय में आप देखेंगे अंग्रेजों के समय में काले पानी की सज़ा दी जाती थी। तो इस तरह से जो है ये स्थान जो है वो इतना दुर्गम था कि वहाँ पर आने जाने का साधन कम होने के कारण लोग काला पानी भी उसको कहते थे, या काला पानी ही एक तरह से माना जाता था, जहाँ न लोग भीतर आते थे और न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। लेखक द्वारा सिंगरौली की अपार खनिज संपदा पर टिकी हुई उद्योगपतियों की नज़र का वर्णन करना तथा यह बताना कि विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनाने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। तो इस पाठ में बच्चों लेखक ने रिहंद बांध जो बना था, जो परियोजना थी, उसकी भी चर्चा यहाँ पे की है कि उसको जो औद्योगिक क्षेत्र बनाने हेतु वहाँ की जो जंगलों की, पेड़ों की कटाई की गई, जो गांव वहाँ से हटाए गए, उन सब का उल्लेख जो है लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। लेखक द्वारा यह भी बताया गया कि इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ, जिससे चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। जाहिर सी बात है कि अगर पक्की सड़कें और पुल बनाए जाएंगे तो रास्ते में आने वाले जो पेड़ हैं वह उनकी कटाई होगी और उससे प्रकृति को और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। लेखक ने यह भी बताया कि सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर, चूंकि यहाँ पे असीम प्राकृतिक संपदा है, यह सभी को पता था, तो लेखक तो गए ही थे इसी चीज़ का पता लगाने के लिए। और चूंकि ऐसी जगहों का उल्लेख, चाहे वहाँ आना जाना कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन दूर बैठे लोगों की जो दृष्टि है, जो सिर्फ कहीं ना कहीं से लाभ कमाना चाहते हैं, उन लोगों की दृष्टि वहाँ तक पड़ ही जाती है, पहुँच ही जाती है। तो ऐसा यहाँ पर लेखक ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर भी ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हुआ, अर्थात उस स्थान को भी लोगों ने विकास के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर उसको भी जो है नहीं छोड़ा और वहाँ पर भी इस तरह से गांव को उजाड़ना और जंगलों
से पेड़ों की कटाई आदि करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से देखेंगे बच्चों कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि किस तरह से लेखक भी वहाँ जा कर के उन दृश्यों को देख कर के आहत हैं कि विकास के नाम पर हम आज प्रकृति से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस पे आधारित लघु प्रश्न है, 1926 से पूर्व सिंगरौली में किस जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे? तो इसका उत्तर खैरवार जाति। सिंगरौली में अधिकांशतः क्या पाया जाता है? ये भी आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पर अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। सिंगरौली का नाम किस पर्वतमाला से निकला है? तो सिंगरौली का नाम जो है श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, ऐसी वहाँ एक दंत कथा है। सिंगरौली को क्यों काला पानी माना जाता था? इसलिए बच्चों क्योंकि वहाँ आने जाने का साधन जो है वो बहुत ही सीमित था, इसलिए उस स्थान को काला पानी माना जाता था। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।